कहानी की शुरुआत होती है और हम रॉय फ्रीमैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक होमोसाइड डिटेक्टिव हुआ करता था, मगर उसे अल्जाइमर की बीमारी हो गई। उसके बाद सारी चीजें खराब होने लगी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने नाम तक को भी याद नहीं रख पा रहा था। तब हाल ही में उसकी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद से वो घर में ही रहता है। उसने अपने पूरे घर को ऐसे बना रखा है जैसे कि उसे सारी चीजें याद आती रहे। अपने बारे में हर एक चीज उसने लिख रखी है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। थोड़े समय के बाद एमिली नाम की एक औरत उसे कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है बाहर। तब रॉय भी चला जाता है मिलने के बाद उसे पता लगता है कि एमिली एक सोशल वर्कर है। वो ज्यादातर उन कैदियों के लिए काम करती है जिन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। इन बातों को सुनने के बाद रॉय कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो। तब वो सैमुअल नाम के एक कैदी के बारे में बताती है जिस पर मर्डर के चार्जेस और अभी वो जेल में है। एमिली कहती है कि मैं इसके केस को रीओपन करवाना चाहती। जिस रात ये गिरफ्तार हुआ था उस रात तुमने इससे इंट्रोगेशन की थी। थोड़े ही दिनों में इसे मौत की सजा मिलने वाली है। ये चाहता था तुमसे एक बार मिलना। 10 साल पहले इसने अपने गुनाहों को कबूल किया था, लेकिन अब इसका कहना है कि उस टाइम वो नशे में था और उसे 2 डिटेक्टिव्स ने धमकाया। जिस आदमी का मर्डर चार्ज इस पे लगा है उसका नाम है डॉक्टर जोसेफ। सैमुअल का कहना है कि उस रात वो डॉक्टर जोसेफ के घर पे गया था उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो बात कर पाता उससे पहले एक दूसरे आदमी ने हमला कर दिया जोसेफ पे और उसे तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। इन सारी चीजों को देखने के बाद सैमुअल बहुत ही ज्यादा डर गया और भाग गया वहाँ से। वो एक आखिरी बार तुमसे बात करना चाहता है। इन बातों को सुनने के बाद रॉय मान जाता है और पहुँचता है जेल। तब उसकी मुलाकात होती है सैमुअल से। सैमुअल बार बार एक ही बात कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से उस केस को देखना पड़ेगा, मैं बेकसूर हूँ। जब सैमुअल ये सारी बातें बोल रहा होता है तब रॉय को उसकी आंखों में सच्चाई नजर आती है और रॉय अपने आप पे सवाल उठाता है क्योंकि जब इस आदमी को सजा हुई तब रॉय पुलिस डिपार्टमेंट में ही था और वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल था। इसीलिए वो इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि क्या उसने गलत तो नहीं किया इस आदमी के साथ। वो मान जाता है इस केस पे फिर से काम करने के लिए और चला आता है घर पे। हम देखते हैं कि रॉय सुबह सुबह रोज पजल्स को सुलझाता है ताकि उसका दिमाग एक्टिव रहे और दिमाग पे एक जोर पड़ता रहे। वो सारे फाइल्स को निकाल करके पढ़ना शुरू कर देता है। पुराने फाइल्स को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि बहुत जगह पे गलतियां हैं और शायद ये सच्चाई नहीं है। वो अपने आप पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। जब रॉय काम किया करता था तब उसका एक पार्टनर था जिसका नाम था जिमी। रॉय पहुंच जाता है जिमी के पास। जिमी उसे देखने के बाद बहुत खुश है। जिमी को लग रहा था कि रॉय बस उससे मिलने आया है, मगर यहाँ आने के बाद रॉय कहता है कि वो बात करना चाहता है सैमुअल के केस के बारे में। तब जिमी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि वो बहुत पुरानी बात है, मुझे अब केस के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रॉय को यह बात समझ में नहीं आती कि जिमी ऐसा क्यों बोल रहा है। तब रॉय कहता है कि मैंने पूरे फाइल को पढ़ा। उस कमरे में रिचर्ड नाम के आदमी के भी फिंगरप्रिंट्स थे, मगर उसे कभी भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। जिमी कहता है कि हम उसे क्यों बुलाएंगे जब सैमुअल ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया था। फिर एक के बाद एक रॉय सवाल पूछते रहता है, मगर जिमी किसी भी चीज का ठीक से जवाब नहीं देता। तब रॉय यहाँ से निकल जाता है और घर आने के बाद दोबारा फाइलों को टटोलना शुरू करता है। वो देखता है कि जब ये फाइल बंद हुई तब अंत में सिर्फ जिमी के सिग्नेचर्स हैं, जबकि इस केस पर रॉय भी काम कर रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक आदमी साइन करके फाइल को बंद कर देगा। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी जिमी उसे कॉल करता है और बताता है कि रिचर्ड की मौत हो गई है, वो भी ड्रग के ओवरडोज से। रॉय कहता है कि उसकी लाश कहाँ पे है। जिमी कहता है मुर्दा घर। और रॉय एक आखिरी बार देखना चाहता है रिचर्ड को। जैसे ही मुर्दा घर में पहुँचता है उसकी बॉडी को देखने लगता है। जिमी कहता है कि एक नशेड़ी हो गया था, हमेशा ये ड्रग्स लेते रहता था। तभी रॉय की नजर पड़ती है उसके हाथों पे जहाँ पर सिर्फ एक ही सुई का निशान है। और ये बात रॉय को थोड़ी उल्टी लगती है क्योंकि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसके हाथ पे बहुत सारे सुइयों के निशान होने चाहिए थे, मगर यहाँ पर एक ही निशान है, यानी कि किसी ने इसका मर्डर किया है। और रॉय जिमी से कहता है कि और रिचर्ड के बारे में क्या पता लगा है। जिमी बताता है कि मरने से पहले वो जेल में सैमुअल से मिलने गया था। इस बात को सुनने के बाद रॉय को और दिलचस्पी आने लगती है रिचर्ड की जिंदगी। वो अगले दिन पहुंचता है उसके फ्यूनरल। तब उसकी मुलाकात होती है रिचर्ड के भाई से जिसका नाम है। वो रिचर्ड के बारे में पूछना शुरू कर देता है। ईडी और रिचर्ड ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा करीब नहीं थे, इसीलिए ईडी ज्यादा कुछ नहीं बताता। इसके सवालों को सुनने के बाद वो रिचर्ड की किताब की कॉपी दे देता है उसे, जिसका नाम है द बुक ऑफ मिरर्स। कहता है कि इससे तुम्हें रिचर्ड के बारे में पता लग जाएगा। रॉय अब एडी से पूछता है कि क्या रिचर्ड नशा किया करता था। एडी कहता है कि नहीं, कभी भी नहीं, वो हमेशा ही नशे से दूर रहा है। इन बातों को सुनने के बाद अब रॉय का शक यकीन में बदलने लगता है। उसे एक साजिश के दौरान मारा गया है, वो ड्रग के ओवरडोज से नहीं मरा। घर आने के बाद वो किताब को पढ़ना शुरू कर देता है और यहाँ से उसे पता लगता है रिचर्ड की जिंदगी के बारे। जब रिचर्ड कॉलेज में था तब एक दिन उसकी मुलाकात हुई लॉरा नाम की लड़की से, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उसे पहली बार देखते ही रिचर्ड को उससे प्यार हो गया। ये दोनों एक साथ रहने लगे। दिन प्रतिदिन इनकी नजदीकियां बढ़ी। लॉरा भी कहीं ना कहीं प्यार करने लगी रिचर्ड से। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। इन्हें पता था कि एक दूसरे के लिए लोग कितने खास हैं। सारी चीजें ठीक चल रही थी। तभी एक दिन लॉरा ने रिचर्ड को मिलवाया डॉक्टर जोसेफ से। जोसेफ और लॉरा को देखने के बाद रिचर्ड के मन में कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे कि क्या वो लॉरा के काबिल है या नहीं। जोसेफ बहुत ही अमीर था और रिचर्ड के पास पैसे नहीं थे।
रिचर्ड अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहा था। तब लॉरा ने जोसेफ से सिफारिश की, उसको एक लाइब्रेरियन चाहिए था और जोसेफ ने रिचर्ड को काम दे दिया अपनी लाइब्रेरी में। लेकिन इस बीच रिचर्ड हमेशा ही नजर रखता था लॉरा पे। उसे लगने लगा कि लॉरा और जोसेफ के बीच कुछ है। लॉरा ने दूरी बनाना शुरू कर दिया है रिचर्ड से और रिचर्ड को ये बात अंदर से खाने लगती है। वो हमेशा ही उनके पीछे घूमता है और उन्हें देखता है। एक वक्त के बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सो भी रहे हैं, जिसे रिचर्ड का दिल टूट जाता है। मगर वो जानता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो शांत ही रहता है और दिन भर लाइब्रेरी में काम करता है। तभी एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक रिसर्च बुक मिलती है जिसका नाम है मिरर इफेक्ट, जिसे डॉक्टर जोसेफ ने लिखा है, लेकिन उसके नीचे लॉरा ने अपना नाम लिख दिया है। ये बात रिचर्ड को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शायद लॉरा को यह रिसर्च बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो इन चीजों को देख ही रहा होता है। तभी यहाँ पर जोसेफ आ जाता है और बातों ही बातों में रिचर्ड को कहता है कि तुम्हें लॉरा से दूर रहना चाहिए, तुम उसे जितना दूरी बनाओगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। मगर रिचर्ड इन बातों को नहीं सुनता और वो बार बार कोशिश करता है कि वो लॉरा से मिले और उसके साथ रहे। थोड़े समय के बाद जब वो लाइब्रेरी आता है तब उसे पता लगता है कि जोसेफ को किसी ने मार दिया और यहाँ पर उसे पता लगता है सैमुअल के बारे में कि सैमुअल ने मारा है जोसेफ को। मगर रिचर्ड शांत होने वालों में से नहीं था, वो अपनी रिसर्च को जारी रखता है और थोड़े समय के बाद उसे पता लगता है कि लॉरा ने केस किया है जोसेफ पे। उसका कहना है कि मिरर इफेक्ट उसकी रिसर्च है, जिसको जोसेफ ने बताया है कि उसकी रिसर्च है। ये केस बहुत समय तक चला, तब तक जब तक लॉरा एक दिन गायब नहीं हो गई। अब यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। रिचर्ड इससे आगे लिख ही नहीं पाया है। अब रॉय परेशान होने लगता है कि आखिर इसके बाद क्या हुआ। रॉय का पूरा शक जा रहा है लॉरा पे कि लॉरा शायद कुछ न कुछ तो जानती है जोसेफ के बारे में। लॉरा ही एक ऐसी है जिसके पास सारे रीजन है जोसेफ को मारने का। अब कैसे भी रॉय को इसके आगे की कहानी जाननी है। वो आकर के मिलता है जिमी से और उससे पूछता है कि हमें कैसे भी लॉरा को ढूंढना पड़ेगा, तभी हमें आगे की बात पता लगे कि आखिर किसने मारा है जोसेफ को। मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि जोसेफ का केयर टेकर भी गायब है, हमें उसे भी ढूंढना पड़ेगा, तभी हम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। ये केस बहुत ही ज्यादा उलझते जा रहा है। इन बातों को सुनने के बाद जिमी कहता है कि तुम बेकार में ही पागल हो रहे हो, ये केस कब का बंद हो चुका है, हमें इसमें अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहिए। रॉय कहता है कि ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी सच्चाइयां हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है और एक बेगुनाह आदमी को सजा होने वाली है। मैं सच्चाई तक पहुंच के रहूंगा ताकि मैं उस आदमी की जिंदगी बचा सकूं। वो जिमी से कहता है कि मैं जल्दी ही रिचर्ड की पत्नी के पास जाने वाला हूँ, जिसका नाम है डेना। इन बातों को सुनने के बाद जिमी यहाँ से चला जाता है। वो इन सब में नहीं पड़ना चाहता। उसके जाने के बाद रॉय देखता है कि यहाँ पर लॉरा आ रही है। वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है उसे एहसास होता है कि ये लड़की कोई और है। वो बस हेल्यूसिनेट कर रहा था, यानी उसकी हालत खराब हो रही है। वो पहुंच जाता है अपने डॉक्टर के पास और सारी बातें बताता है। वो डॉक्टर कहती है कि ऐसा होते रहता है, अगर तुम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो तो वो चीजें तुम्हें नजर आने लगती है। तुम्हारी बीमारी में ये सब एक आम बात है, बस तुम्हें अपना ख्याल रखना है। अच्छी बात यह है कि तुम्हारा दिमाग अब रिएक्ट करना शुरू कर रहा है, यानी हम बीमारी को ठीक करने के बहुत ही करीब है। अगले दिन अब रॉय पहुंच जाता है डेना के घर पे और उससे सवाल जवाब शुरू करता है और सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि क्या तुम्हारा पति नशा करता था। डेना कहती है कि नहीं, वो बस थोड़ा बहुत शराब पीता था कभी कभी, लेकिन वो किसी भी चीज का आदी नहीं था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा पति ड्रग के ओवरडोज से मरा है या उसे मारा गया है। डेना कहती है कि उसे मारा गया है। थोड़ी देर के बाद वो एक लड़की का नाम लेती है जिसका नाम है एलिजाबेथ। वो बताती है कि मेरे पति के बारे में मुझसे ज्यादा तुम्हें ये लड़की बता पाएगी। रॉय घर आकर के सर्च करना शुरू कर देता है एलिजाबेथ के बारे में। थोड़े समय के बाद उसके सामने एक खतरनाक सच्चाई आती है। एलिजाबेथ कोई और नहीं बल्कि लॉरा है। उसने अपना नाम बदल लिया है। वो अभी भी उसी यूनिवर्सिटी में है जिसका जिक्र किया था रिचर्ड। अगले दिन वो वहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे ही लॉरा रॉय को देखती है वो उसे नाम से पुकारती है, यानी कि ये लोग पहले भी मिल चुके हैं। मगर रॉय को ये कुछ भी याद नहीं। रॉय भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो लॉरा से कब मिला था। मगर वो इसके बारे में नहीं पूछता, क्योंकि अगर लॉरा को पता लग गया कि ये सारी चीजों को भूल गया है तब वो चीजों को अलग तरीके से पेश करे और शायद सच्चाई ना बताए। रॉय कहता है कि तुम्हें रिचर्ड के बारे में क्या पता है। एलिजाबेथ कहती है मुझे नहीं पता रिचर्ड ने तुम्हें क्या बताया है, वो बस मुझे स्टॉक करता था और मेरे बारे में कहानियां बनाता था, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। अब कहीं ना कहीं रॉय को भी लगने लगता है कि ये बातें वो कर चुका है लॉरा से। वो रिचर्ड की कहानी उसे दे करके कहता है कि तुम्हें इस कहानी को एक बार पढ़ना चाहिए, रिचर्ड ने इसमें तुम्हारे बारे में लिखा है। इस केस से एक आदमी जुड़ा है जिसे अगले 1 महीने में मार दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हम उसे इंसाफ दिलवा सके और उसके लिए तुम्हें इस कहानी को पढ़ना बहुत जरूरी। इसे पढ़ो और आकर के मुझसे बात करो। मगर लॉरा ठीक से रिप्लाई नहीं करती और कहती है कि जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं इसे पढ़ करके तुम्हें बताऊं। उसके जाने के बाद जिमी का मैसेज आता है रॉय के पास। जिमी बताता है वेन नाम के आदमी के बारे में। रॉय जैसे ही उसके पास पहुंचता है उसे पता लगता है कि आदमी एक कसाई है, ये दिन भर मांस काटते रहता है और फिर भी वो काम किया करता था जोसेफ के। ये बात समझ में नहीं आती रॉय जब उससे सवाल जवाब करना शुरू करता है तब वेन बताता है कि जोसेफ एक मास्टरमाइंड था। वो बहुत ही अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बनाता था
जिससे लोगों का भला हो सके। वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसके लिए PTSD की दवाई बना रहा था। मैं सेना में था कुछ वक्त के लिए। उसे पता था कि मैं PTSD से गुजर रहा हूँ, इसीलिए उसने मुझे अपना वॉलंटियर बनाया ताकि इस दवाई की टेस्टिंग कर सके और समझ सके कि ये दवाई सच में काम करती भी है या नहीं। उसने मुझे दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। बहुत समय तक मैं मेडिकेशन पे था, मगर उसके साइड इफेक्ट्स होने लगे। ये साइड इफेक्ट्स मुझे परेशान करते थे। तब मैंने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। बस इतना ही रिश्ता था उससे मेरा। रॉय कहता है कि जब तुम उसके यहाँ जाते थे तब तुमने क्या देखा? तुमने कुछ अनयूजुअल देखा वहाँ पे? वो कहता है कि हाँ, वहाँ पर रिचर्ड और लॉरा नाम के 2 लोग आते थे। ये लोग आपस में बहुत ही ज्यादा बहस करते थे और लड़ाई भी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। इसके अलावा हमेशा ये जवान लड़कियाँ आती रहती थी जोसेफ के पास। वो लड़कियों का बहुत शौकीन था। वो उनके साथ इंटीमेट होता था और उसकी वीडियोज भी बनाता था और उसके साथ साथ उन वीडियोज को स्टोर करके भी रखता था। मेरी इसको देख करके उत्सुकता बढ़ी। तब मैंने एक वीडियो देखी। वीडियो में डियान नाम की एक लड़की थी। मैं वीडियो देख करके इन बातों को भूल गया, मगर थोड़े समय के बाद जब मैं एक बार में शराब पीने गया तब मुझे वही लड़की दिखी जिसको मैंने वीडियो में देखा था। अब रॉय वेन से कहता है कि क्या तुमने लॉरा की भी वीडियो देखी थी? वो भी इंटीमेट होती थी जोसेफ के साथ। वो कहता है कि नहीं, वो बस उसकी असिस्टेंट थी। इसके अलावा उनके बीच कुछ भी नहीं था। इन सारी बातों को सुनने के बाद रॉय यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वेन कॉल करता है एक आदमी को और पूरी बात बताता है कि अब तक इनके बीच क्या बातचीत हुई है। जब रॉय घर पे जाता है तब उसके दरवाजे पे लॉरा आती है और कहती है कि मैंने पूरी कहानी पढ़ी। रिचर्ड ने सरासर सारी बातें झूठ लिखी है। ये पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया है। ये सारी की सारी उसकी इमेजिनेशन है। इन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि मेरा जोसेफ के मौत से कोई लेना देना नहीं है। और वो इन बातों के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं जो रॉय का पीछा कर रहा है। वो पल पल इस चीज की खबर रख रहा है कि आखिर रॉय को इस केस के बारे में और क्या चीजें पता लग रही है। रॉय जब सड़क पे चल रहा होता है तभी एक गाड़ी पीछे से आती है तेजी उसे कुचलने के लिए, मगर रॉय एक पुलिस वाला है। उसे पता है अपने आप को कैसे बचाना है। वो तुरंत सड़क से दूर आता है और अपनी बंदूक निकाल करके गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो कार के चालक को मार गिराता है और धीरे धीरे जाता है। इस चीज को देखने के बाद रॉय बहुत ही ज्यादा खुश है। अगर उसे लोग मारने आ रहे हैं इसका मतलब वो सच्चाई के करीब है। तभी लोग उसके दुश्मन बन रहे हैं और चाहते हैं कि वो इस केस को छोड़ दे। लेकिन अब कहीं ना कहीं रॉय डरा हुआ भी है। उसे जितनी जल्दी हो सके सबूतों को इकट्ठा करना पड़ेगा वरना सैमुअल मारा जाएगा। सैमुअल बेगुनाह है, इस बात पे रॉय को भरोसा हो गया। उसे तुरंत पुलिस वाले लेकर के जाते हैं। जब रॉय सारी बातें बताता है तब वो लोग केस को बंद कर देते हैं कि रॉय ने उस आदमी को सेल्फ डिफेंस में मारा है, जानबूझ के नहीं। उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम उस वक्त को देखते हैं जब रॉय और जिमी इस केस पर काम कर रहे थे। एक दिन जिमी रॉय को कहता है कि हमने पहेली को सुलझा लिया है। उस आदमी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, हम इस केस को बंद कर रहे हैं। मगर रॉय इन बातों से मुतासिर नहीं होता और इस बारे में सोच रहा होता है। अब कहानी दोबारा चली आती है वर्तमान समय में। रॉय मिलता है जिमी से और बताता है कि उसके साथ क्या हादसा हुआ है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उस गाड़ी को वेन चला रहा था और वेन ने ही मारने की कोशिश की रॉय को। जिमी कहता है कि शायद ये सारी चीजें वेन ही कर रहा था। उसकी कार की जब हम लोगों ने तलाशी ली तो उसके अंदर भी ड्रग्स मिली, वही जिसके कारण रिचर्ड की मौत हुई है। जिमी की बातों से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से वो केस को रफा दफा करना चाहता है और इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मगर वह सच्चाई तक पहुंचना चाहता है। वो जानता है कि जितनी चीजें नजर आ रही हैं, ये केस उससे ज्यादा पेचीदा है। और रॉय जिमी से एक ही बात कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वेन ये सब क्यों करेगा? वो क्यों मारेगा जोसेफ को और रिचर्ड? उसके पास कोई भी मोटिव नहीं है, जरूर कोई और है जिसको इन सब के मौत से फायदा होने वाला है। फिर वो जिमी को कहता है कि मुझे केस के बारे में कुछ भी याद नहीं, तुम बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब हम इस केस पे काम कर रहे थे तब हमने क्या पूरे ईमानदारी से काम किया? जोसेफ कुछ नहीं बोलता। तब रॉय उससे कहता है कि अब तक हमने जितने भी केसेस को सोल्व किया था, फाइल बंद होते समय हम दोनों के सिग्नेचर्स थे, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें सिर्फ तुम्हारा ही सिग्नेचर था। ऐसा क्यों? इन बातों को सुनने के बाद जिमी भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है? तुम सच में पागल हो रहे हो। अब तुम मुझ पे शक कर रहे हो। मैं तुमसे बात नहीं करने वाला इस बारे में। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, मगर रॉय अभी भी यहीं पर बैठा है। उसे कुछ पुरानी झलकियाँ याद आती है कि वो एक बार में बैठा है और किसी लड़की के बारे में पूछ रहा है। वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो चला आता है घर आते ही उसके पास एक वकील का कॉल आता है जिसका नाम है सुजेन। सुजेन उसे बुलाती है अपने दफ्तर में। दफ्तर में जाने के बाद वो एक बुक दिखाती है। बुक देखने के बाद रॉय को याद आता है कि ये वही बुक है जिसे जोसेफ ने लिखा था और लॉरा पूरे समय से दावा कर रही थी कि ये उसकी रिसर्च है। लेकिन जैसे ही जोसेफ मरा उसके बाद उसने दोबारा उस बुक को पब्लिश करवाया अपने नाम पे। यानी रॉय का शक यकीन में बदल रहा है कि लॉरा कुछ न कुछ तो जानती है इस केस के बारे में और जोसेफ के मौत से उसका कुछ न कुछ तो ताल्लुक है। इन सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए वो पहुंच जाता है जोसेफ के घर पे और चारों तरफ देखने लगता है कि उसे कुछ तो सबूत मिले। यहाँ पे बेसमेंट में जाने के बाद उसे एक फावड़ा नजर आता है। फावड़ा देख के वो समझ नहीं पाता कि यहाँ पर फावड़ा क्या कर रहा है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जरूर कहीं न कहीं पे खुदाई हुई है इस घर के अंदर। तब वो जाता है गार्डन में और वहाँ पर खुदाई करना शुरू करता है।
थोड़ी देर के बाद उसे वही बेसबॉल बैट मिलता है जिससे जोसेफ को मारा गया था। जब उसकी मौत हुई थी तब इन लोगों ने हर तरफ उस बेसबॉल बैट को ढूंढा मगर इन्हें कहीं भी नहीं मिला। अभी रॉय कुछ और सोचता उससे पहले यहाँ पर जिमी आ जाता है लॉरा को लेकर के। इन दोनों को देखने के बाद रॉय समझ जाता है कि इन दोनों का हाथ है मर्डर। जैसे ये लोग घर के अंदर आते हैं लॉरा एक गन निकालने लगती है। तभी रॉय बात करता है जोसेफ से और कहता है कि मुझे तुम पर बहुत पहले शक हो गया था। एक वक्त ऐसा था जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, इतने भी पैसे नहीं थे कि तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा सको और आज तुम नई नई गाड़ियों में घूम रहे हो। इन बातों को सुनने के बाद लॉरा अपनी बंदूक बाहर नहीं निकालती। उसे लगता है कि सारा का सारा इल्जाम जिमी पे लग रहा है। तब जोसेफ बात करता है लॉरा से। लॉरा कहती है कि मेरा इस मौत से कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़े समय पहले मुझे रिचर्ड ने कॉल किया और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि वो हर जगह बताएगा कि मैंने मारा है जोसेफ को उसकी रिसर्च के लिए। इसीलिए मैंने ये काम दिया जिमी को ताकि जिमी मार दे रिचर्ड को और मेरी जान बचे। और जिमी ने रिचर्ड को मार भी दिया। इन बातों को सुनने के बाद अब जिमी बताना शुरू करता है कि आखिर लॉरा ने क्या किया है। लॉरा ही वो लड़की है जिसने वेन को भेजा था रॉय को मारने के लिए। मगर जिमी कुछ और बोलता उससे पहले लॉरा गोली मार देती है जिमी को और जिमी गिर जाता है जमीन पे। तब लॉरा बंदूक तानती है रॉय को मारने के लिए मगर वो गोली चलाती उससे पहले जिमी गोली मार देता है लॉरा को और यहीं पर लॉरा की मौत हो जाती है। मरने से पहले जिमी रॉय से कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। इतना कहने के बाद वो दम तोड़ देता है। रॉय को ये बात समझ में नहीं आती कि उसने ऐसा क्यों बोला। वो चला आता है पुलिस स्टेशन। अब सारे के सारे सबूत आ चुके हैं कि लॉरा ने मारा था इन सारे लोगों को और जिमी ने। उन सब पे सारे चार्जेस लग गए हैं और सैमुअल जेल से आजाद होने वाला है। रॉय चला आता है घर पे। धीरे धीरे उसकी यादें आ रही हैं। आज पहली बार वो अपनी पत्नी की तस्वीर देखने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसकी शक्ल भी भूल चुका है। अपनी पत्नी की शक्ल देखने के बाद उसे याद आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डियान है। तब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। अब सारी चीजें रॉय को याद आ रही है कि वो पहली बार कहाँ मिला था लॉरा से। वो दोनों एक पब में मिले थे। लॉरा आकर के रॉय को बताती है कि तुम्हारी पत्नी का नाजायज संबंध है जोसेफ के साथ। मगर रॉय को इन बातों पे भरोसा नहीं होता। तब लॉरा उसे वो कैसेट देती है। जैसे उस कैसेट को रॉय देखता है वो आग बबूला हो जाता है क्योंकि इस कैसेट में उसकी पत्नी इंटीमेट हो रही है जोसेफ के साथ। वो गुस्से में लेता है बेसबॉल बैट और पहुंच जाता है जोसेफ के घर पे और उसे पीट पीट के मार देता है उससे। यानी कि जिस मर्डर मिस्ट्री को वो अब तक सुलझा रहा था उसका असली दोषी कोई और नहीं बल्कि रॉय ही है। रॉय ने ही जोसेफ को मारा था। वहाँ पर जिमी भी मौजूद था जिसने इन सारी चीजों को सैमुअल पे लगाया ताकि उसके दोस्त की जान बच सके। इसीलिए जिमी बार बार बोल रहा था कि ये सब कुछ उसने रॉय के लिए किया और वो चाहता था कि रॉय इन चीजों से पीछे हट जाए और इस गुत्थी को सुलझाना बंद कर दे। अब रॉय को सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं कि सबसे बड़ा दोषी वही है। उसने सैमुअल को आजाद करवा दिया और बाकी 2 लोग मारे गए मगर असली गुनहगार अभी भी बाहर घूम रहा है। अब रॉय को अपने आप से घिन आ रही है। उसके सामने एक बंदूक पड़ी है जिसे वो उठाता है और अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।